हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन जो रिमेनिंग 4 ग्लैंड रही है वो करने वाले हैं, जो कि कौन सी है, एडिनल ग्लैंड, और अपने कौन सी है, टेस्टिस, ओवेरी, और अपने हैं पेनक्रियाज। ठीक है, 4 ये ग्लैंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज से। सबसे पहले तो ये बात जान लेनी कि पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवेरी, ये जो पीछे 4 रही है उसमें से ये 3 ग्लैंड क्या है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, तो पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से बिहेव करती है। पोजीशन देखें तो ये अपने, अगर यहां पर अगर मैं आपके स्टमक मानूं तो स्टमक के आगे जो वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो ये यू शेप या आप इसे सी शेप जो भी समझे, उसके अंदर बीच में ये क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। ठीक है, और इस पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर को देखें जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो उसके स्ट्रक्चर में 2 तरह के पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक ये ग्रीन तरह की जो दिखाई दे रही है जो कि क्या है, पेनक्रियाटिक एसिनी, और एक ये बीच में जो दिख रहा है जिसे अपन क्या बोलेंगे, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, और बीच बीच में ये तो कैपिलरी है, उसका अपन को कुछ यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है। कैपिलरी तो हर चीज में होती है, ठीक है, हर ऑर्गन में होगी। तो जो ये ग्रीन कलर वाली है वो क्या है, पेनक्रियाटिक एसिनी, और ये क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। पेनक्रियाटिक एसिनी जो है या सेल ऑफ एसिनी जो है वो बेसिकली पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। और आइसलेट ऑफ लैंगरेंस जो है वो बेसिकली पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है, जो क्या करेगा, हार्मोन सिक्रेट करेगा 3 तरह के। और इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस में 3 तरह की ही क्या होती है, सेल्स भी होती है। ठीक है, एक होती है अल्फा सेल्स, एक होती है बीटा सेल, और एक क्या होती है, डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो 25 to 30% पार्ट बनाती है और ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करती है। बीटा सेल जो होती है वो सबसे ज्यादा पार्ट बनाती है। यहां पर अपने ब्लू कलर वाली बीटा सेल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा वही सेल है। और वो जो होती है वो क्या बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है, और 60% पार्ट बनाती है। ठीक है, और तीसरी जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, डेल्टा सेल। ये 10 to 15% पार्ट बनाती है और सोमेटोस्टेनिन सिक्रेट करती है। फिर रिपीट कर देता हूं, ये पेनक्रियाज है, इसमें से ये पेनक्रियाटिक एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगी, इसे ले जाने के लिए डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यही वजह है कि ये कैसी है, एक्सोक्राइन। और ये आइसलेट ऑफ लैंगरेंस में 3 तरह की सेल है, इनका जो सिक्रेशन है उनको ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं है, इसलिए ये कैसा पार्ट हो गया, एंडोक्राइन। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन सिक्रेट करती है, बीटा सेल जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है, डेल्टा सेल जो है वो क्या करती है, सोमेटोस्टेनिन सिक्रेट करती है। सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी होती है, बीटा सेल होती है, सबसे कम कौन सी होती है, डेल्टा सेल होती है। अब ये तीनों हार्मोन जो है इनके फंक्शन क्या है, और वही फंक्शन अपने पेनक्रियाज के भी हो जाएंगे एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पहले देखते हैं ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जो होता है उसका फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, और ये बढ़ाने के लिए 2 प्रोसेस यूज कर सकता है, या तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इनसे क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये दोनों प्रोसेस करवाकर ये क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है या ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। दूसरा होता है इंसुलिन, जो इसका जस्ट उल्टा करता है, और ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। क्या करेगा, ग्लूकोज जो होगा उसको ग्लाइकोजन में चेंज करेगा, इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोले तो ग्लाइकोजन का लाइसिस बोले तो टूटना, उससे तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लाइकोजिनेसिस, जिनेसिस मतलब बनाना, क्या बनाना, ग्लाइकोजन बनाना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। मसल्स और लीवर में ये काम होगा, और साथ में ये प्रोटीन और फैट के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है और उनके ब्रेकडाउन को रोकता है। मतलब ये सारे फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन की जस्ट क्या है, अपोजिट है। और ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों मिलकर ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट। अब इसको समझते हैं अपन। जब अपन खाना खाते हैं उसके बाद में जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उस समय इंसुलिन एक्ट करता है, और ये इंसुलिन क्या करता है, वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन लीवर, मसल्स वगैरह में स्टोर होकर रहती है। फिर थोड़ी देर बाद में अपन को जब एनर्जी की नीड होती है और ग्लूकोज की नीड होती है तो दूसरा वाला हार्मोन काम करता है, ग्लूकेगॉन। वो क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज अपन क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं।
नेक्स्ट है अपना सोमेटोस्टेनिन। ये जो होता है वो एक तरह का इनिबिटर होता है, किसके लिए? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के लिए। ये क्या करता है कि दोनों के लेवल को चेक करते रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी हार्मोन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो, वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये उन दोनों हार्मोन के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है? ड्यूरेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बोले तो डाइजेस्टेड फूड जो है उसके एब्जॉर्प्शन करने का जो टाइम है उसको क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये पेनक्रियाज से होने वाले तीनों हार्मोन, उन हार्मोन के फंक्शन अपन ने कर लिए। एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं, आपके एग्जाम में कोई भी एक ग्लैंड पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ भी सकता है। और उसमें आपको क्या करना होगा? पोजीशन लिखनी होगी, उसके स्ट्रक्चर को बनाना होगा, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा, उससे जो हार्मोन है उन हार्मोन के फंक्शन लिखने होंगे और उससे होने वाली डिजीज के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन इन हार्मोन से रिलेटेड या पेनक्रियाज से रिलेटेड जो डिजीज है, जो हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की वजह से होती है, वो करते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन डिजीज। तो देखो डिजीज अपन को कौन सी करनी है कि पेनक्रियाज से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो जो सबसे पहली डिजीज है वो है डायबिटीज मेलिटस। ये बेसिकली हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है। बोले तो जो भी चीज आगे बोलूंगा वो कम सिक्रेट होगी, और कौन कम सिक्रेट होगी? इंसुलिन। अब देखो ये जो ह्यूमन में जो होती है ये जेनेटिक भी हो सकती है। अब इससे क्या क्या होगा वो अपन समझते हैं। तो इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि इंसुलिन के फंक्शन क्या है। तो इंसुलिन जो होती है वो बेसिकली क्या करती है? जो ग्लूकोज जो होता है उसको क्या करती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। क्या कर देती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी तो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। अगर इंसुलिन कम सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का ये लेवल बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, तो फिर ब्लड क्या करेगा? जब किडनी के पास जाएगा तो किडनी इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगी? बॉडी से बाहर निकाल देगी। और उसे बाहर निकालने के लिए वो बार बार यूरिन भी आएगा अपन को। तो सिम्टम्स क्या होंगे? पहला होगा पॉलीयूरिया, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा। दूसरा पॉलीडिप्सिया, ज्यादा यूरिनेशन की वजह से बॉडी में वाटर की कमी होगी तो पर्सन को थ्रस्टी फील होगा, प्यास ज्यादा लगेगी। तीसरा होगा ग्लाइकोसूरिया, बोले तो ग्लूकोज में यूरिन में क्या आने लगेगा? ग्लूकोज आने लगेगा। और तीसरा है हाइपरग्लाइसेमिया, बोले तो ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ये बेसिकली सारी एक ही चीज की तरफ इंडिकेट करती है, जिसको क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। अगर एग्जाम में आपके ऐसे आ जाए पॉलीयूरिया से आप क्या समझते हैं तो बोल देना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। और पॉलीडिप्सिया का पूछे तो पर्सन को क्या होता है? थ्रस्टीनेस फील होती है। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन में बनने लगता है, यूरिन में आने लगता है। जनरली यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट नहीं होती। हाइपरग्लाइसेमिया जो होता है वो क्या करता है? ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। और ये सारा कलेक्टिवली क्या कहलाता है? अपने डायबिटीज मेलिटस। एक और डिजीज होती है जिसको क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, जो एडीएच की कमी की वजह से होती है, जिसमें पर्सन को सिर्फ और सिर्फ यूरिन ज्यादा आता है, ठीक है। तो वो एक अलग डायबिटीज होती है। नेक्स्ट है अपने कीटोसिस। कीटोसिस भी इंसुलिन की वजह से ही होती है। कभी कभी ये डायबिटीज मेलिटस के साथ में ही इसके सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें क्या होता है कि फैट का इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होने लगता है, जिससे अमाउंट ऑफ एसीटोन बढ़ता है और ये बॉडी में स्टोर होने की वजह से ये जो ब्रेन वगैरह की फंक्शनिंग को क्या करता है? इंपैक्ट देता है, जिससे प्रोलॉन्ग्ड कोमा में भी जा सकता है पर्सन। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया। देखो यहां पर एक वर्ड था हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब बढ़ना, ग्लाइसेमिया बोले तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिया आप समझ चुके होंगे, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटने को कहेंगे। और ये कब होगा? जब इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होगा। अब ज्यादा सिक्रेट होगा तो थोड़ा सा भी ग्लूकोज होगा तो उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज तो बॉडी में या ब्लड में बनेगा और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा कम रहेगा। इससे क्या सिम्टम्स होंगे? ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल कम होगा। पर्सन को टायर्डनेस होगी, क्योंकि एनर्जी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ग्लूकोज ही जो होता है वो एनर्जी की तरह, सोर्स की तरह यूज होता है। पर्सन का विजन वीक होने लगेगा। पर्सन को बहुत ज्यादा क्या आएंगे? क्रैम्प्स आएंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन डिस्कवर्ड किया था किम्बल और मर्लिन ने, और इंसुलिन डिस्कवर किया था बेंटिंग एंड बेस्ट ने, ठीक है।
एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपके केमिस्ट्री में भी था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, पर इस बार बायोमोलिक्यूल तो कट हो चुका है, तो वो जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सुनना कि जो ये अपने इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। ये सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने बताया? सेंगर ने बताया, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रोटीन नेचर किस साइंटिस्ट ने बताया था? सेंगर ने बताया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं, सेकंड ग्लैंड आज की, एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो किडनी के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो बेसिकली क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड में दो तरह के रीजन होते हैं। बाहर वाला जो रीजन है उसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन है उसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। एक इंटरेस्टिंग चीज ये यहां पर ये है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एम्ब्रियोनल मीजोडर्म से बना हुआ है, और जो अंदर वाली चीज है वो एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म का बना हुआ है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये जो होता है वो 80 to 90% पोर्शन बनाता है, और इसके अंदर खुद के अंदर तीन लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। एड्रिनल मेडुला में ऐसे कोई रीजन नहीं है। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, जोना फेसिकुलेटा जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, और जोना रेटिकुलेटा जो है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, और इन तीनों को कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन के नाम बताओ, तो तीन हार्मोन होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। और एड्रिनल मेडुला जो होता है उससे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन क्या होता है? सिक्रेट होता है। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉन एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन अपन सारे ये तीन ये और दो ये पांचों हार्मोन के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कहां से सिक्रेट होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होता है, और वो भी किसके? एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उसमें सबसे मेजर जो हार्मोन है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है वो होता है एल्डोस्टेरॉन। और ये हार्मोन जो होता है वो देखो एक काम तो क्या करता है, ये Na+ और Cl- आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। बेसिकली ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन जो है वो किडनी पर टारगेट ऑर्गन है, और वहां जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो जब अपन ने देखा था यूरिन फॉर्मेशन वाले टॉपिक में कि मिनरल्स का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? Na+ और Cl- को तो रीअब्जॉर्ब करवाता है, और K+ को एक्सक्रिएट कराता है। मतलब बेसिकली ये हार्मोन Na+ और Cl- का ब्लड में लेवल बढ़ाता है, और K+ को कम करता है। कम करने के लिए क्या करता है? उसको एक्सक्रिएट करवा देता है। ठीक है, और क्योंकि Na+ और ये जो आयन है वो फिर क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये ब्लड के वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है? रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसमें भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, इसमें कॉर्टिसोल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कॉर्टिसोन भी होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? देखो नाम से ही क्लियर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड होंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और ये ग्लूकोज के लेवल को, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से एमिनो एसिड बनती है वो, फैट के मेटाबॉलिज्म जो फैटी एसिड बनती है वो, उनके लेवल को ब्लड में क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ इम्यूनोसप्रेसिव। इस वाली लाइन को अच्छे से समझे, इसमें दो प्रॉपर्टी होती है इस वाले के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव बोले तो ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करके रखता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को थोड़ा रोकता है, और ऐसा जरूरी भी है थोड़ी अमाउंट में। ऐसे अपना इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहना भी काम का नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, कुछ डिजीज ऐसे होती है जिसमें अपना खुद का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के ही किसी ऑर्गन को क्या करता है? टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने एक ऐसी डिजीज बताई थी, अगर आप में से पता है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ये वैसी डिजीज ना हो इसके लिए ये थोड़ी बहुत अमाउंट में सिक्रेट होता है, और इम्यूनोसप्रेसिव सब्सटेंस का काम करता है। ये एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है, मतलब इंफ्लामेशन को रोकने का काम भी ये करता है। ठीक है, और यही वजह है कि इसको ऑर्थराइटिस और अस्थमा में क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि ये इंफ्लामेशन को क्या करेगा? कम करेगा। साथ ही जब अपन में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो अपनी बॉडी थोड़े दिन के लिए उसको क्या करती है? डिटेक्ट करती रहती है, और अपना इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट भी करवा सकता है।
फॉरेन समझ के, तो उसको अपन को सप्रेस करके रखना पड़ेगा। कब? जब अपन में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस केस में भी ये हार्मोन काम का है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड को गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, और इसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात ये है, ये तीनों हार्मोन दोनों में सिक्रेट होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। देखो, गोनेड से भी ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। मेल गोनेड से एंड्रोजन सिक्रेट होता है और फीमेल गोनेड से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एंड्रोजन गोनेड के हिसाब से सिर्फ मेल में सिक्रेट होगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ कहां होंगे? फीमेल में सिक्रेट होंगे। लेकिन जो ये वाला हार्मोन जो है वो ये तीनों सिक्रेट करवाएगा, और दोनों में, हालांकि बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, लेकिन दोनों में सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो भी वो हार्मोन काम कर रहे हैं उनके काम को थोड़ा और क्या करता है? सपोर्ट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है और गोनेड्स के डेवलपमेंट को हैंडल करता है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात, अगर आपको पूछे मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, तो ये जो Na+Cl- का एब्जॉर्प्शन करना है, K+ को निकालना है, ये बेसिकली कहां से कर रहा है? यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। बोले तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? किडनी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म वगैरह को रेगुलेट करता है, और वो काम कौन करवाता है? लीवर। तो लीवर इसका टारगेट ऑर्गन। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही क्लियर है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड इसको ही कहते हैं, और ये गोनेड्स पे काम करता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जो कि बेसिकली दोनों कहां से सिक्रेट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। अभी तक अपन ने जो 3 हार्मोन किए थे वो तीनों के तीनों हार्मोन कहां से सिक्रेट हुए थे? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और ये दोनों हार्मोन कहां से सिक्रेट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। तो सबसे पहला लेते हैं एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन होगा नॉन एड्रिनलिन, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और ये दोनों के दोनों हार्मोन एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। तो एड्रिनलिन जो होता है वो हार्मोन जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अब इसको अच्छे से समझो, आपके नर्वस सिस्टम तो था नहीं इस बार, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। तो देखो, जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपने नर्वस सिस्टम को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी के इनकी जो ब्रांचेज वगैरह है वो आती। अब पीएनएस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है एसएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो एएनएस जो होता है वो अपने आप काम करता है, और उसके भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक क्या होता है? सिंपैथेटिक। तो देखो, सिंपैथेटिक क्या करता है? बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, और इसके लिए उन इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है, चाहे बॉडी को ओवर यूटिलाइज करना पड़े। फिर इस वाले सारे फंक्शन को वापस कम करना काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक का, ताकि एनर्जी क्या हो सके? कंजर्व हो सके। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो जो भी चीजें होती है वो सारे फंक्शन कौन करवाता है? सिंपैथेटिक, और वापस बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में कौन लाता है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो वो जो सारे फंक्शन है वो रेगुलेट करने में एड्रिनलिन हेल्प करता है। तो एड्रिनलिन जो होता है वो बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और इसीलिए अपनी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर आपको पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एड्रिनलिन की फंक्शन की वजह से। अब देखो, ये सब क्या करवाता है? ये ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा, जिससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जिससे जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो होगा। हार्ट रेट बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा। ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ाएगा, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को बड़ी कर देता है। अपन ऐसे नहीं बोलते आम जिंदगी में, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब आंखें बड़ी हो गई, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, वो एड्रिनलिन करवाता है। हेयर जो होते हैं उनको खड़ा कर देता है। कौन से? बॉडी के जो हेयर होते हैं, स्किन पे हेयर जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, ताकि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? बढ़ जाए।
और एक और काम करवाएगा। देखा होगा आपने, जब भी अपना इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो अपने ऐसा लगता है स्किन में और ज्यादा ही ब्लड आ गया, अपने मुंह पे ऐसे रेडनेस भी होती है, ऐसे कहते हैं ना लाल हो गया पूरा, तो इतना ज्यादा ब्लड कहां से है? तो बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वहां से सारा ब्लड जो होता है, सारा तो नहीं ऑलमोस्ट सारा ब्लड क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है बॉडी सरफेस पे और स्केलेटल मसल्स पे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में वहां ब्लड की ज्यादा नीड है। और यही वजह है इमरजेंसी सिचुएशन में अभी कभी भी अपन को भूख वगैरह नहीं लगती। इन सारी चीजों से अपन इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर पाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में अपन एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। हो सकता है अपने अपनी बॉडी को ओवर यूटिलाइज कर दिया, बाद में अपन बहुत टायर्ड होने वाले, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड इससे बिलोंग नहीं करती, ये उस सिचुएशन में आपको लेट डाउन नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पैर में लगी हुई है तो अपन बिल्कुल नहीं भागेंगे, लेकिन अगर अपने गली के पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो अपन पैर का दर्द नहीं देखते, अपन भागेंगे, जितनी भी अपनी कैपेसिटी होगी भागेंगे। तो वो एक्स्ट्रा काम किसने करवाया? एड्रिनलिन ने करवाया। तो एड्रिनलिन ग्लैंड जो होती है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम आती है। अब ये इमरजेंसी कंडीशन है क्या? आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, चाहे वो किसी पर्पज से आ रहा है, बेफालतू आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डर लग रहा है, आपको कोई मेंटल टेंशन है, आप किसी से फाइट कर रहे हैं, आप किसी से डर रहे हैं, आपको भागना है, ये सारी सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन कहलाती है। क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, इन तीन कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं। और 3F ग्लैंड कहने के पीछे, एड्रिनल ग्लैंड के पीछे कारण किस पार्ट का है? एड्रिनल मेडुला का, क्योंकि एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रिनलिन सिक्रेट करती है और वो फाइट, फ्राइट और फ्लाइट में क्या करती है? अपन को प्रिपेयर करती है। दूसरा है नॉर एड्रिनलिन। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका अपोजिट फंक्शन करती है। बेसिकली ये वही काम करती है जो एड्रिनलिन करती है, उसको सपोर्ट करती है। बस ये हार्ट रेट को बढ़ाती नहीं है और ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाती, बाकी लगभग सेम ये का ये काम ये भी करती है। ठीक है, एक चीज, एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। पहला एस है स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा एस है शुगर मेटाबॉलिज्म, तीसरा एस है सॉल्ट मेटाबॉलिज्म और चौथा एस है सेक्स रिलेटेड प्रोसेस। इसके लिए सेक्स कॉर्टिकॉइड, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसके लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो इस तरीके से अपने एड्रिनल ग्लैंड से जो 5 हार्मोन थे वो अपन ने पांचों कर ली। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन डिजीज। ठीक है, तो पहली डिजीज जो है वो अपने है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बोले तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनेडो या सेक्स कॉर्टिकॉइड, इन तीनों हार्मोन के कम सिक्रेट होने की वजह से होती है। अब इसमें क्या होता है, पर्सन में डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन होने लगता है, वीकनेस आती है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम होगा, एनीमिया होगी, वॉमिट होगी, डायरिया होगा क्योंकि मिनरल्स वगैरह सब ऊपर नीचे हो गए, सोडियम का लेवल कम होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है, तो वो कम रीअब्जॉर्ब होगा तो उसका लेवल घटेगा। पोटेशियम को बाहर निकालता है तो वो कम बाहर निकलेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि Na+ की अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है, और बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और ये सारे सिम्टम्स दिखने में सिंपल से ये इतने लेथल हो सकते हैं कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। यही वजह है कि एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उससे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज जो होती है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से होती है, और ऑब्वियस थिंग है मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा सिक्रेट होगा तो Na+ और K+ का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, Na+ जो होगा वो बॉडी में जरूरत से ज्यादा आ जाएगा क्योंकि हाइपर सिक्रेट होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा, और K+ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे मसल्स में स्टिफनेस आने लगेगी, नर्व डिसऑर्डर होंगे। तीसरा है कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज भी हाइपर सिक्रेशन की वजह से होती है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन है वो सारे जब ज्यादा सिक्रेट होने लगते हैं तो कुशिंग डिजीज होती है। अब इसमें क्या होगा, हाई Na+ लेवल, लो K+ लेवल, ये किसके हाइपर सिक्रेशन की वजह से हुआ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। हाई ब्लड शुगर लेवल, ये किसकी वजह से हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से। इंक्रीज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ये बॉडी में हेयर ग्रोथ क्या होने लगेगी, ज्यादा, मतलब अपने स्किन पे ज्यादा हेयर आने लगेंगे। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये किसकी वजह से हो रहा है, जब हाई Na+ होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ेगी क्योंकि वाटर रिटेन ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है। लिम्स जो होंगे वो खराब होने लगेंगे। अब नॉर्मल बोन ग्रोथ होने लगेगी और ये डिजीज क्या कहलाती है? कुसिंग डिजीज। लास्ट दो जो डिजीज है वो बेसिकली गोनेडोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड की वजह से होती है। मैंने जब ये करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि एंड्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन तीनों हार्मोन ये मेल में भी सिक्रेट करवाता है और फीमेल में भी। अब मान लो ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने लगे, पहले अपन मेल की बात करते हैं, तो एंड्रोजन ज्यादा होगा तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन भी अगर मेल में आएंगे तो मेल में फीमेल लाइक करेक्टर होंगे। बेसिकली सबसे मेन जो करेक्टर आता है जो देखने को मिलता है वो मेल में फीमेल की तरह ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगते हैं और इस डिजीज को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। मेस्टिया वर्ड यूज करते हैं मेल के लिए, गायनेको वर्ड यूज करते हैं फीमेल के लिए, मतलब मेल में फीमेल जैसे करेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और इसे फीमेल सूडो बाइसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है एड्रिनलिन विरलिज्म, ये तो किसमें था? मेल में था, ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से। अगर फीमेल में ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा? फीमेल में मेल जैसे करेक्टर आने लगेंगे। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की वजह से, ठीक है। और इसमें फीमेल की बॉडी में क्या होंगे? हेयर ज्यादा सिक्रेट होने लगेंगे, मूछें और दाढ़ी आने लगेगी, ज्यादा आवाज भारी होने लगेगी और अगर जरूरत से ज्यादा ही है तो फर्टिलिटी भी क्या हो सकती है? फीमेल की डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। एक और डिजीज है अपने ओडिमा, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ओडिमा या इडिमा। बेसिकली ये जो है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के हाइपर सिक्रेशन की वजह से होती है। आप सब जानते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो दो फंक्शन करता है, Na+ को रीअब्सॉर्ब करवाता है और K+ को एक्सक्रिएट करवाता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो Na+ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और K+ बिल्कुल कम हो जाएंगे, तो उन दोनों के जो नेगेटिव इंपैक्ट होंगे वो अपने आएंगे। तो Na+ बॉडी में ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होगी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा, साथ में उसको काउंटर करने के लिए बॉडी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगी और इससे ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और कुछ सर्टेन जगह पर फ्लूइड रिटेन होने लगेगा, जिससे कुछ जगह जगह पर क्या होगा? स्वेलिंग जैसा दिखाई देगा, ठीक है। और K+ बहुत ज्यादा कम होने से K+ के जो फंक्शन होते हैं वो कम होने लगेंगे। अब K+ जो है वो नर्व और मसल्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, तो उन दोनों की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्टिफनेस आएगी और पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस मतलब बॉडी का कोई पार्ट बिल्कुल नर्वस सिस्टम कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। लकवा कहते हैं जिसे आम भाषा में, वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं गोनेड्स। अब गोनेड्स जो है वो अपन कर चुके हैं, टेस्टिस और ओवेरी गोनेड्स होते हैं, इनसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी अपन समझ चुके हैं, तो वो सब अपने कर चुके हैं डिटेल में, तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं करवाने वाला, ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल जो होती है वो क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करवाती है और वो क्या करती है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जिन्होंने वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा, आप उसको देखें, उसमें ये बहुत डिटेल में करवाए हुए। ओवेरी जो होती है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है और रिलैक्सिन सिक्रेट करती है। एस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल सिक्रेट करती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस लूटियम जो होता है जो सिक्रेट करता है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी रेगुलेशन और साथ में जो अपने यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वहां पे ग्लाइकोजन और फैट के स्टोरेज को बढ़ाता है, जिससे प्रेगनेंसी क्या रहे? मेंटेन रहे। और रिलैक्सिन जो है वो भी कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता है और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन प्लेसेंटा भी क्या करती है? रिलैक्सिन सिक्रेट करती है। और ये बेसिकली क्या करती है? यहां पर अपने प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है पेल्विक रीजन में, उसको थोड़ा रिलैक्स कर देती है, जिससे आसानी से चाइल्ड की क्या हो? बर्थ हो, जिसको अपन क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, आप वहां जाकर अच्छे से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला हार्मोन बर्थ में क्या करता है? हेल्प करता है। एक टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ऑर्कियोक्टोमी। ये बेसिकली ये क्या है? टेस्टिस को सर्जरी करके रिमूव करने को क्या कहते हैं? ऑर्कियोक्टोमी कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन में तो ये तब की जाती है कि जब एक या दोनों टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया या कुछ चीजें हो गई, तो किया जाता है, नहीं तो करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये करने के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो न्यूटर हो जाएगा, बोले तो नपुंसक हो जाएगा, बोले तो इनफर्टाइल हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ह्यूमन में तो ये तभी की जाती है जब टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए।
लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में ये चला के भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इससे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रल तो होता है, पर साथ में वो पोलाइट हो जाता है, लेस एग्रेसिव होता है, मतलब ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता, ओबीडेंट हो जाता है, आसानी से मैनेज करवाया जा सकता है। तो जो प्लांट ब्रीडर एनिमल ब्रीडर्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। जैसे ऑक्स जो होते हैं, जो बैल जो होते हैं, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो खेत में अच्छे से काम करे, एक्टिव रहे। अपने सांड को देखा हो, बुल देखी हुई हो, और ऑक्स में कंपेयर करके देखो, सांड जो होते हैं बहुत ज्यादा लेजी होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं और आसानी से उनको हैंडल नहीं किया जा सकता। तो उनको ऐसे करने के लिए उनमें ऑर्क्योटॉमी की जाती है, और ये करने पर उनके टेस्टिस को खराब किया जा रहा है, इसलिए इसे कैस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन है, आपके आ सकता है। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ में अपने इस साल के सिलेबस के हिसाब से एनिमल फिजियोलॉजी भी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।